नमस्कार विद्यार्थियों फूड्स एंड न्यूट्रिशन में जब हम मील प्लानिंग की बात करते हैं तो मील प्लानिंग में या आहार नियोजन में आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है आज का हमारा वीडियो का, ये आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि थ्योरी के साथ में यह हमारे प्रैक्टिकल में भी है ना। और ना ही केवल थ्योरी में या प्रैक्टिकल की बात करें हम, ये हमारी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें भी हमें शामिल कर लेना चाहिए। हमें आहार नियोजन करके ही आहार बनाना चाहिए जिससे कि हमारे को किसी भी तरह का जो कुपोषण होता है शरीर के अंदर, कुपोषण ना हो। शरीर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है वो सभी न्यूट्रिशन हमारे शरीर न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर मिल सके, इसलिए हमें आहार नियोजन कर लेना चाहिए। अब बीइंग एन होम साइंटिस्ट आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे न्यूट्रिशन में? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आयु का। आहार नियोजन के लिए एक आरडीए टेबल दी गई, दैट इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, है ना। एक टेबल दी गई है, ये आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा बनाई गई है। इसको हर कुछ समय के बाद में रिवाइज कर दिया जाता है ना, क्योंकि हमारी जो समाज है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। हमारी हाइट में, हमारे ऑन एन एवरेज हेल्थ में, ऑन एन एवरेज आयु में, मतलब हमारे मानव जीवन में, मानव सभ्यता में परिवर्तन आता रहता है। इसी परिवर्तन के तहत को हर कुछ समय के बाद में साइंस के को मॉडिफिकेशन रखते हुए आईसीएमआर के द्वारा आरडीए टेबल के अंदर परिवर्तन किया जाता है। सबसे पहले आपको जो आरडीए टेबल है उसको याद रखना है ना। आपको आरडीए टेबल में बता रखा है कि शैशवावस्था से 0 वर्ष से, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके वृद्धावस्था तक की आयु के अनुसार बांटी गई है कि अलग अलग आयु के अनुसार अलग अलग रिकमेंडेशंस होती है। शैशवावस्था में अलग रिकमेंडेशंस होती हैं। कुछ चीज़ों की आवश्यकता एडोलेंस में ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ों की आवश्यकता वृद्धावस्था में ज़्यादा होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हर आयु वर्ग में अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रोटीन की, बच्चों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। धात्री माता को कैल्शियम की कह लीजिए आप, आयरन कह लीजिए, इनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। हर आयु वर्ग में हर अलग चीज़ों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। उस आवश्यकताओं को ध्यान में, न्यूट्रिशन की बात करें है ना, तो न्यूट्रिएंट की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए अलग अलग तरीके से आयु वर्ग के हिसाब से न्यूट्रिशन की या आहार प्लानिंग करनी चाहिए। इसी तरीके से हर आयु के साथ में लिंग के में भी होता है। पुरुषों को कुछ चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, महिलाओं को कुछ चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। स्पेशली जब हम महिलाओं की बात करें तब गर्भावस्था और धात्री अवस्था दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना। किसका, कौन सी अवस्था? गर्भावस्था और धात्री अवस्था। दोनों ही अवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा होती है बनिस्पत पुरुषों के, है ना। पुरुषों का बॉडी विन्यास मतलब हाइट और वेट महिलाओं के बॉडी विन्यास के थोड़ा ज़्यादा होता है। इस कारण से पुरुषों को न्यूट्रिशन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पुरुष है कि महिला है के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आहार की जो प्लानिंग होनी चाहिए, आहार का जो नियोजन होना चाहिए, वह आहार नियोजन करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जलवायु या मौसम की। तो बच्चों, ठंड वाले प्रदेशों में और गर्मी वाले प्रदेश, दो अलग अलग प्रदेशों में मोटे तौर पे बांट दिया गया है। गर्मी वाले जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे रहने वाले जो स्थानीय लोग होते हैं उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता अलग होती है, और जबकि जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनमें अधिक कुछ चीज़ों की अधिक आवश्यकता होती है। फॉर एन एग्जांपल फैट की बात करें, है ना, फैट की बात करें, कैलोरीज की बात करें, तो जो कैलोरीज है वह कैलोरीज किस में ज़्यादा आवश्यक होगी? ठंडे वाले प्रदेशों में, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है ना। कैलोरी जो होती है वह हमारे शरीर के अंदर बॉडी को मेंटेन करने का काम भी करती है ना। चूँकि ठंडे प्रदेशों में बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह मेंटेन करने के लिए किसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है? कैलोरीज। तो वहाँ पे हमें क्या दे देना चाहिए? जिन प्रदेशों में ठंड ज़्यादा पड़ती है या ठंड के स्थिति में, जैसे हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बहुत सारे मौसम देखने को या अनुभव करने को मिलते हैं ना। अब इन विभिन्न मौसमों में हम अलग अलग तरह की चीज़ें को ग्रहण करते हैं।
जितने भी हलवे होते हैं आप कौन से सीजन में लेते हैं, चाहे गाजर का हलवा ले लीजिए, चाहे मूंग की दाल का हलवा लीजिए, कोई सा भी हलवा, सूजी का हलवा, कोई सा भी हलवा ले लीजिए, आप कौन से मौसम में लेते हैं? आप लेते हो सर्दियों के मौसम में प्रेफर करते हो, है ना। या आप ये भी देख लीजिए, गरिष्ठ चीजें होती हैं घी तेल की, वो किस में बनती है? सर्दियों के मौसम में ज़्यादा बनती है बनिस्पत गर्मियों के मौसम से। कहने का मतलब ये है कि कैलोरी वाले जो आहार हैं वह सर्दियों के मौसम में या ठंडे प्रदेशों में अधिक होने चाहिए। बाकी इसके हिसाब से हमारे को आहार नियोजन करना चाहिए। भोज्य पदार्थों की उपलब्धता। भोजन पदार्थ आप जब आहार नियोजन कर रहे होते हैं, आहार नियोजन में लोकली, है ना, अगर आप आरडीए टेबल के हिसाब से करेंगे तो हर भोज्य पदार्थ के अलग अलग जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट है वो बना के दे रखे हैं, परंतु क्या वो लोकली अवेलेबल है? क्या उसकी कॉस्ट उतनी पड़ रही है जितने व्यक्ति को आवश्यकता है? तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना चाहिए कि जो भी भोज्य पदार्थ आप ले रहे हैं, है ना, जो भी भोज्य पदार्थ आप में उपलब्ध हैं, क्या वो लोकली उपलब्ध हैं या नहीं है, क्या उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भोज्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो उन्हीं भोज्य पदार्थों का उपयोग कर लेना चाहिए। सदस्यों की रुचि, जिसके लिए आप बना रहे हैं उसको उस चीज़ को खाने में इंटरेस्ट भी है क्या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आप किसी वेजिटेरियन के लिए बना रहे हैं परंतु बहुत सारी चीज़ों में नॉन वेजिटेरियन जो सब्जियां होती हैं, मीट है, फिश है, इसके अंदर पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। अब आप वेज वालों को बोल दीजिए तो सदस्यों को तो उसमें रुचि ही नहीं है खाने में, तो आप कैसे खिला सकते हैं? कहने का तात्पर्य है कि आहार नियोजन करते समय ये अवश्य देख लेना चाहिए जिस भी सदस्यों के लिए आप बना रहे हैं, जिस भी कैटेगरी के लिए बना रहे हैं, उसको उस चीज़ को ग्रहण करने में रुचि भी है अथवा नहीं है। वो लिक्विड फूड ज़्यादा लेना चाहता है, वो सेमी फूड ज़्यादा लेना चाहता है, वो हैवी फूड ज़्यादा लेना चाहता है, किस तरह का फूड लेना चाहता है, उस तरह के फूड को बनाना चाहिए, उस तरह का आहार नियोजन करना चाहिए। फिर बोलते हैं महिला का कामकाजी होना। महिला घर की धुरी होती है ना, वह ये बताती है कि खाना उसके लिए उसको खाना बनाने में कितना टाइम चाहिए। यदि महिला घर में रह के काम करती है, घर के बाहर जाके कार्य नहीं करती, तो उसके पास समय अधिक होता है खाना बनाने के लिए बनिस्पत वो महिला जो कि घर के बाहर जाके काम करती है। यदि मैं कहने का तात्पर्य यदि महिला कामकाजी है तो डिश ऐसी बना लेनी चाहिए कि उसको बनाने में सहूलियत हो, आसानी हो। एग्जाम्पल लेंगे, यदि आप कामकाजी महिला के लिए आप उसमें लिख देंगे डोसा बनाना। डोसा बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। यदि आप किसी कामकाजी महिला को कहते हैं कि उसे डोसा बनाना है, ठीक है, डोसे में दाल भी है, चावल भी है, आलू भी है, यानी एक अच्छा फूड है ना, प्लस उसमें चटनियाँ भी अवेलेबल हैं। तो यदि कामकाजी महिला के लिए कह दिया जाए कि आपको डिश के तौर पे एक डोसा सुबह नाश्ते में देना है, तो उसके लिए एक कठिन जॉब हो जाएगा वो। तो और उसकी जगह आप ये कह सकते हैं कि आप उसको उपमा दे दीजिए, या आप ये कह सकते हैं उसकी जगह आप उसको दाल चावल दे दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि आपको आहार नियोजन इस तरीके से करना है कि जो भी खाना बना रहा है, कामकाजी महिला है या घरेलू महिला है, आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना है ताकि उसे किसी भी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर हम देखते हैं व्यवसाय एवं क्रियाशीलता के बारे में बात करते हैं। 3 तरह के होते हैं, निम्न क्रियाशील व्यक्ति, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति, अधिक क्रियाशील व्यक्ति। ये 3 डिवाइड किए गए हैं किस हिसाब से, कैटेगरी वाइज किया गया, उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है, फिजिकली किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से वो फिजिकली काम करते हैं उस हिसाब से बताया गया है। निम्न क्रियाशील व्यक्ति वह होते हैं जो बहुत ही कम, जिनके फिजिकल कार्य करने की क्षमता काफ़ी कम होती है, फिजिकली कम कार्य करते हैं। मध्यम उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अधिक क्रियाशील जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकली कार्य करते हैं, हमको अधिक क्रियाशील वर्ग में लेते हैं, जैसे कि मजदूर वर्ग, है ना। तो तीनों की अलग अलग तरह की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। सेम एज सेम सेक्स, है ना, पुरुषों की बात करें और सेम एज के पुरुषों की बात करें तो भी उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी जो क्रियाशीलता है वो अलग अलग होती है। कैलोरीज की मांग अधिक क्रियाशील व्यक्ति में ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मांग अधिक क्रियाशील व्यक्ति में ज़्यादा होती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आहार नियोजन किया जा रहा होता है तो आहार नियोजन में यह अवश्य देख लेना चाहिए कि व्यक्ति कितना क्रियाशील है।
समय, श्रम एवं धन की बचत होनी चाहिए। तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती रहती है। ये नहीं कि आपने इस तरह के भोज्य पदार्थों का बुला लिया जो कि भोज्य पदार्थ अवेलेबल नहीं है और आपको कहीं बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं भोज्य पदार्थ, तो उससे क्या हो रहा है, समय, श्रम और धन तीनों की वेस्ट हो रहे हैं। आहार नियोजन करते समय यह अवश्य ध्यान रख लेना चाहिए कि जो भी लोकली अवेलेबल फूड है इन और सीजनल, इन्वर्टेड कॉमा में अंडरलाइन करके वापस रिपीट कर देते हैं हम, जो भी सीजनली अवेलेबल फूड होते हैं उनका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। उनका प्रयोग करने से समय, श्रम और धन की बचत होती है। ठीक है। और आहार नियोजन में आप यह ध्यान अवश्य रखेंगे किसी भी कंडीशन में कि जब न्यूट्रिशन है वो तो पूरे हो ही रहे हैं, परंतु उसके लिए अधिक धन खर्च ना हो। ठीक है। जो बजट दे रखा होता है वो बजट आपका अवश्य उसी बजट में भोजन की सामग्री निर्माण हो जानी चाहिए। और कोई भी ऐसा फूड स्टफ नहीं है, महंगा फूड स्टफ, जो कि आप करें, आपके आहार नियोजन में ऐड करें और न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो। गुड़ एक बहुत ही अच्छा फूड स्टफ है जो बिल्कुल सस्ता अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल होता है, जिसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। चने है जो बहुत अच्छा फूड स्टफ है, इजीली अवेलेबल है और उसका जो फूड कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा, न्यूट्रिशन जो कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा होता है। कहने का तात्पर्य यह है आप बच्चों कि आप ये ना सोचें कि हम बहुत महंगी चीज़ें खाएंगे तो हम बहुत स्वस्थ रहेंगे। ऐसा जो मिसकंसेप्शन बढ़ता जा रहा है आज के समाज में, ये बिल्कुल गलत है। आप सस्ती अवेलेबल लोकली सब्जियां लेंगे, सस्ती अवेलेबल अनाज लेंगे तो भी आपका जो न्यूट्रिशन लेवल है वह मेंटेन रह सकता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें पोषण संबंधी ज्ञान। पोषण संबंधी ज्ञान होना नितांत आवश्यक है अगर आप आहार नियोजन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस की कमी से क्या होगा। विटामिन B1 की कमी से क्या होगा, विटामिन A की कमी से तौंधी नामक रोग होगा, प्रोटीन की कमी से क्वाशिकर नामक रोग होगा, ग्वाइटर की कमी आयोडीन के कारण से होती है। कहने का तात्पर्य कि आपको पोषण संबंधी पूरा ज्ञान होना चाहिए। हवा में हमें कोई काम नहीं करना है, हमें पूरा बेस बना के काम करना है कि इस की कमी से ये रोग हो जाता है या यह व्यक्ति को यह रोग है। ठीक है, यह व्यक्ति को ये रोग है तो हम इसको ज्यादा मात्रा में बढ़ा दें तो हो सकता है कि वो न्यूट्रिशन लेवल जो है वो उसका मेंटेन हो जाए। हमें हमारे आहार नियोजन में ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखने चाहिए जिससे कि जो न्यूट्रिशन लेवल है उच्च क्वालिटी का, रिपीट कर देती हूँ मैं यहाँ पे, उच्च क्वालिटी के न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिएंट है, वह हमें रोगी को देने हैं या जिस भी व्यक्ति के लिए आप आहार नियोजन कर रहे हैं वह उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। चाहे वो बजट के मामले में हो, चाहे पैसे के चाहे श्रम के मामले में हो, चाहे समय के मामले में हो, या सबसे इम्पोर्टेंट उसके न्यूट्रिएंट के मामले में हो। आहार नियोजन में हमें न्यूट्रिएंट का तो ध्यान रखना ही रखना है कि व्यक्ति का जो न्यूट्रिशन की लेवल है, जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है पर डे, वह आपके जो पूरी आहार तालिका बनाएंगे आप सुबह से लेकर रात तक, जो भी व्यक्ति खा रहा है उसको आहार तालिका में उसकी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वह कंप्लीट हो जानी चाहिए। प्लस उसके लिए कुछ भविष्य में भी कुछ न्यूट्रिएंट बचे रहना चाहिए शरीर के अंदर, ताकि किसी कारण से ना ले पाए व्यक्ति तो वो एकदम से बीमार ना होए, है ना। तो आहार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो हमने आपको यहाँ बता रखी है उनको ध्यान में रखते हुए हम व्यक्ति की जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वह न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूर्ण करते हैं।